हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो भी दोस्तों होने वाली है उत्तराखंड पुलिस के एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसमें मैंने टोटल 60 सवाल सिलेक्ट किए हैं। इसमें आपको सबसे पहले 20 नंबर के उत्तराखंड देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला 20 नंबर आएगा सामान्य ज्ञान का, और उसके बाद अगला 20 नंबर आपको देखने को मिलेगा हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में उत्तराखंड का सबसे पहला सवाल, अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? रुद्रचंद, महेंद्र चंद, भारती चंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रचंद। अकबर का समकालीन रुद्रचंद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लक्ष्मी देवी टमटा, हरिप्रसाद टमटा, भवानी सिंह या फिर श्रीदेव सुमन। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? हरिप्रसाद टमटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हरिप्रसाद टमटा। एक और चीज़ याद पता होनी चाहिए हमें, 1911 में सबसे पहले इन्होंने जो दलित होते हैं उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से आता है, हो सकता है पेपर में आपको देखने को मिल जाए। कुमाऊं का धृतराष्ट्र यह कहा जाता है शक्ति गोसाई को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? चार ऑप्शन, चार दर्रे आप देख सकते हैं। चार दर्रों में से जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच है वह आ जाएगा श्रृंगकंठ दर्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमेशा आपको याद होना चाहिए, श्रृंगकंठ दर्रा है उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच। और ऑप्शन भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, चलो एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। बात करते हैं सुंदर ढूंगा दर्रे की, तो यह बागेश्वर और चमोली के बीच है। किसके बीच? बागेश्वर और चमोली के। ऐसे भी पेपर में आपसे पूछ सकता है, पता है, इसको याद कर लेना। अगला ट्रेल पास किसके बीच है? ये तो आपको पता होगा, यह पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है। यह किसके बीच है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच। इसको ऐसे याद कर लो, पिथौरागढ़ बागेश्वर ऐसे याद कर लो। उसके बाद आता है लसपा। लासपा किसके बीच है? यह है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच है लासपा दर्रा। चारों के चार मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लाया गया? राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब आया? 1 अक्टूबर 2015 को आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे हम राइट ऑप्शन, 1 अक्टूबर 2015। तो दोस्तों, क्वेश्चनों का लेवल इसी टाइप का आपको आपके एग्जाम में, आगामी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। जो क्वेश्चन आपको आता है आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाइए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है, मसूरी को धूम्रपान मुक्त नगर कब घोषित किया गया? चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। धूम्रपान मुक्त नगर कब किया गया? 2018 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा एक और चीज़ पूछ लेता है धूम्रपान मुक्त नगर में, टिहरी को। टिहरी का अगर आपसे पूछेगा तो तब भी आपको 2018 ही वहाँ सही करना है। मसूरी हो या फिर टिहरी, दोनों को 2018 में किया हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, दून और उसके आर्किटेक्ट नामक पुस्तक किसकी है? दून एवं उसके आर्किटेक्ट। चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। दून और उसके आर्किटेक्ट किसने लिखी है? योगेश धस्माना, हेमचंद्र सकलानी, देवकीनंदन पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवकीनंदन पांडे। इन्होंने लिखी हुई है दून एवं उसके आर्किटेक्ट। इन लोगों को देखो, और इसमें एक और चीज़ ज़्यादा बार पूछ लिया जाने वाला ये है, हेमचंद्र सकलानी, इनकी किताब पूछ ली जाती है। इनकी दो किताबें याद रखना, एक तो विरासत की खोज, विरासतों की खोज, विरासतों की खोज, इसको ऐसे याद कर लो। एक और किताब इससे मिलती जुलती है, वो है विरासत की यात्राएं। क्या है? विरासत की यात्राएं। ये पूछ ली जाती हैं हेमचंद्र सकलानी जी से, तो आपको इसमें भी पता होना चाहिए। और एक और किताब है जो योगेश धस्माना जी से पूछ ली जाती है, वह है उत्तराखंड में जनजागरण व आंदोलनों का इतिहास। इसको ऐसे याद कर लेना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके पुस्तक के लेखक? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो यह पुस्तक है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे पातीराम जी ने लिखा है। कई यूके SSC ने ये कई परीक्षाओं में पूछा भी है। शायद UKPSC भी पेपर करवाए तो आपसे पूछ सकता है, तो इसीलिए इस किताब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्यभार संभाला? तो नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे। तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कर लेंगे? राइट ऑप्शन कर लेंगे, 3 बार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किसने कहा था कि तुम
तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। तो ये फेमस डायलॉग किसका है? श्रीदेव सुमन जी का है। श्रीदेव सुमन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। इस पैसेज को आप याद कर लीजिए कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, तो यह पूछा जाएगा तो श्रीदेव सुमन क्या करना पड़ेगा आपको? राइट ऑप्शन करना पड़ेगा। अगला सवाल, पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? एक चीज ध्यान रखो, क्या पूछा है? प्रथम वैज्ञानिक पूछा है। तो प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री सम्मान मिला है वह नीलांबर पंत जी हैं। आपको पता होगा यह जो वैज्ञानिक हैं इनसे जुड़े हुए हैं, तो नीलांबर पंत क्या कर लेंगे हम? राइट ऑप्शन कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, चारण किसका उपनाम है? चारण किसका उपनाम होगा? चारण मुकुंदीलाल, शिव प्रसाद डबराल, बद्री दत्त पांडे या फिर जीत सिंह नेगी। तो यह चारण कहा जाता है इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण शिव प्रसाद डबराल जी को। किसको? शिव प्रसाद डबराल जी को। एक और नाम है इनका, जो इनका उपनाम है शिव प्रसाद डबराल जी का, वो नाम है, चलो इसको अभी देखते हैं। अब और ऑप्शनों की अगर बात करते हैं तो बद्री दत्त पांडे, इसका तो पता होगा, कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी, इनके बारे में पता होगा, कुर्मांचल केसरी इन्हें कहते हैं। जीत सिंह नेगी को क्या कहते हैं? इन्हें भी याद कर लो अगर पूछ ले तो कभी। इन्हें कहते हैं गढ़वाली सहदल, गढ़वाली, ऐसे याद करो, गढ़वाली सहदल, सहगल, सहगल, गढ़वाली सहगल। अच्छा हाँ, इनको, इसको बारे में आपको पता चल गया ना। और शिव प्रसाद डबराल जी को एक और कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इनको ये भी पता होना चाहिए, चारण और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, चारों के चार के बारे में आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं, राज्य में कितनी जातियों को सरकार ने अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो कितनी जातियां राज्य सरकार ने क्या कहते हैं अनुसूचित जाति में? अनुसूचित जाति मतलब क्या होगा? एससी में। एससी में कितनों को सिलेक्ट किया हुआ है? 65 को। 65 पहले क्या है? एससी जातियाँ घोषित की हैं, तो 65 क्या कर लेंगे हम? राइट ऑप्शन कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? मनोरंजन, वाणिज्य, स्टाम्प शुल्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एक चीज याद कर लो, वाणिज्य। यह क्या है? राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है वाणिज्य। आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ राइट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, आई होप कि दोस्तों आप अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। पहले 20 नंबर के में उत्तराखंड लगाओ, फिर 20 नंबर के में आप जीके लगाना, उसके बाद 20 नंबर का हिंदी लगाना। फिर मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका उस 60 में से स्कोर कितना रहा। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टेस ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इस पुस्तिका के लेखक कौन है? बद्री दत्त पांडे जी, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत या फिर गंगा दत्त उप्रेती। तो गंगा दत्त उप्रेती क्या करना पड़ेगा? हम राइट करना पड़ेगा, इस पुस्तिका के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इंपॉर्टेंट, ये देखो, तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक कभी कभी बार बार भी पूछ लिया जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट है ये क्वेश्चन। तो हिमांशु जोशी जी का नाम आपको पता होना चाहिए। तुम्हारे लिए मतलब हिमांशु जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? मानसिंह, गलती से भी नहीं करना है। किसने की है बताइए? मानवोदय काव्य की रचना, इसकी रचना की है भरत कवि ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हो गया था? कुमाऊं में कब हो गया था गोरखा शासन? 1790 में ही हो गया था। तो 1790 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फतेह शाह का नाम आपको याद होना चाहिए, फतेह शाह। किसके गढ़वाली दरबार में नवरत्न रहते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, 100% आपकी परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो फतेह शाह नाम याद कर लो। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? दोस्तों आप कोशिश करना कि मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर करके अपना प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह लगा पाएं। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी राजभाषा क्या थी? 4 ऑप्शन आप अच्छी तरह पढ़ो और संस्कृत में क्या कर लो? राइट ऑप्शन लगा दो। इनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। यहाँ पर जो है हम उत्तराखंड के क्या कहते हैं 20 नंबर के सवाल क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, किसकी तरफ? अब बढ़ते हैं हम हिंदी की तरफ में, उसके बाद आएगा जीके। ठीक, अब देखो हिंदी का, कवित्री का संशोधित रूप कौन है? कवित्री का संशोधित रूप, संशोधित रूप कहने का मतलब क्या है कि शुद्ध भाषा में इसे कैसे लिखा जाता है कवित्री को? तो कवित्री को कैसे लिखा जाता है? कवयित्री। एक पिछला प्रैक्टिस सेट आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, शायद आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, ऐसे ही पता चल जा रहा होगा कि कवित्री का संशोधित रूप कौन होता है? कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, तत् धन शंकर की संधि क्या होगी? इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा?
तो क्या होगा, तत्संकर बिल्कुल भी नहीं करना है, कई लोग इसको कर देते हैं और अपना नंबर गंवा देते हैं। तो इसको याद कर लो, तत्संकर, तत्संकर होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समास किसे कहते हैं बताओ, समास के बारे में आपने पढ़ा होगा। समास सिंपली होता क्या है, शब्दों का मेल ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे हम बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंख शब्द का तत्सम रूप क्या है, आंख का तत्सम रूप क्या होता है बताओ। नेत्र होता है, लोचन होता है, तक चक्षु होता है, या फिर अक्षी होता है। तो क्या होता है, अक्षी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आंख का तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगुली का तत्सम रूप क्या है, अंगुली का तत्सम रूप क्या होगा, अंगुल, अंगुरी, उंगली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन देख सकते हैं। इसका पूछा है अंगुली का तद्भव रूप पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, तद्भव। तो तद्भव क्या हो जाएगा, उंगली हो जाएगा। उंगली कौन सा वाला, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे हम बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है, जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा, सिंपली हम पता चल जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कर लेंगे हम, राइट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण, आपने पुरुष सर्वनाम के बारे में पढ़ा होगा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वगैरह के सर्वनाम। उसमें मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं, चार ऑप्शन में से आपको देखने से लग गया होगा, आप क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल हमसे क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण का एक भेद कौन सा है, क्रिया विशेषण का एक भेद। तो बताइए, क्रिया अवयव का, विशेषण का, निपात का, या फिर समापिका। निपात और समापिका को तो आप नहीं करोगे, लेकिन कई लोगों की वो हो जाती है, क्रिया किसका कर देते हैं, वह क्रिया विशेषण का कर देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विशेषण के कोई भी भेद में क्रिया विशेषण नहीं आता, ये किसके भेद में आता है, अवयव के में आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमेशा याद रखना, क्रिया विशेषण किसका एक भेद है, अवयव का भेद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गणेश का एक पर्यायवाची शब्द है, गणेश जी का एक दंत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम क्या है, उल्टा क्या है। इहलोक का विलोम क्या हो जाता है, परलोक, परलोक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो हमसे क्या कहता है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब हमें बताना है कि परीक्षा को कैसे लिखा जाता है। इसमें तो काफ़ी सिंपल शब्द हैं, परीक्षा को कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध रूप क्या है बताओ, संपूर्ण कैसे लिखते हैं, संपूर्ण लिखते हैं इसकी तरह, संपूर्ण किसकी तरह लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और सवाल रिपीट हो गया, देखो बताओ कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवित्री कैसे लिखते हैं, कवधनियित्री, कवधनियित्री, ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखते हैं कवित्री, ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताओ आप लोग, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। निरुत्तर शब्द का यह है निधन उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचवटी में कौन सा समास है, ऐसा समास तो सबसे सिंपल होता है, आपको पता चल गया होगा, आगे क्या लगा है, अंक लगा हुआ है। तो पंचवटी में कौन सा समास कर लेंगे हम, द्विगु समास कर लेंगे। द्वंद्व कहाँ पर होता था, जहाँ पर बीच में ये डैश लिखता था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, चारुता क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, चारुता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, नवनीत शब्द का संधि विच्छेद, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है। नवनीत मतलब नवीन को बिल्कुल मत करना, नवनीत का मतलब नवीन नहीं होता है, नवनीत का मतलब क्या होता है, ताज़ा मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। प्राचीन का विलोम आपने हमेशा पहले से पढ़ा होगा, अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल देखो, मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है। मनुष्यता मतलब अमनुष्यता, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा ही है, इसको कर लेंगे हम राइट। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसे क्या कह देंगे, अजन्मा कह देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा हिंदी के 20 क्वेश्चन भी कवर। सबसे पहले हमने 20 के क्या देखे, उत्तराखंड देखे, अब दोबारा 20 के क्या देख लिए हमने, 20 नंबर की क्या देख ली, हिंदी देख ली। यहाँ पर 40 नंबर हमारे कवर हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने जीके के सेशन की तरफ। अब स्टार्ट होता है हमारा जीके। दोस्तों जीके में आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास जो ये इसमें हमें क्या कह देते हैं हम इसको, इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। और
जो मुगल वंश होता है इसके मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपको आपके एग्जाम में आगामी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। आपको पता होगा मुगल साम्राज्य क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट में उसे जोड़ते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पहला सवाल, बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। सबसे फेमस सवाल, बार बार पूछे जाने वाला। हम बिना किसी देखे 1576 क्या कर लेंगे, राइट ऑप्शन कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। फैजी किसके दरबार में रहा, अकबर के दरबार में रहा है फैजी। तो ऑप्शन नंबर डी के दरबार में राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। एक क्वेश्चन आ जाता है पद्मावत की रचना किसने की थी, तब आपको राइट ऑप्शन करना पड़ता है मलिक मोहम्मद जायसी। अब बताइए किसके दरबार में की थी, किसके समय में की थी, बताओ किसके समय में की होगी, शेर शाह के समय में। ऑप्शन नंबर बी के समय में क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किसने किया था, शेर शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, शेर शाह। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिए हैं जो कि अगर आप याद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो हुमायूं का जो मकबरा है वह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो हुमायूं ने किया था 2 बार शासन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, बीबी का मकबरा कहाँ है। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। आपको हमेशा याद होना चाहिए, इतनी बार रिपीट हो चुका है। यह चाहे सेंटर की परीक्षाएं हो या फिर किसी राज्य के स्तरीय की परीक्षाएं हो, बीबी का मकबरा क्या होता है हमेशा पूछ लिया जाता है। तो औरंगाबाद को क्या करना पड़ेगा, हमें राइट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नया क्वेश्चन है ये। अगर आता है तो आपसे जहांगीर को क्या करना पड़ेगा, राइट क्वेश्चन करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जहांगीर हो जाएगा। नए सवालों में है, आप इसको लर्न जरूर से कर लेना। अगला सवाल, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया, उसके बाद उसकी एक विधवा क्या हुई, वो अफगान विधवा काबुल ले गई और उसको वहाँ दफना दिया। ऐसा भी एक शासन रहा है। उसकी कब्र में क्या मतलब क्या होता है कि उसका शरीर क्या होगा, 2 बार दफनाया गया। वह कौन है, वह है बाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उसका बिल्कुल बाबर। सबसे पहले आगरा में दफनाया था उसको और उसके बाद दोबारा काबुल ले गया और वहाँ दफनाया। तो बाबर को क्या करना पड़ेगा, आपको राइट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको अभी अभी क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। किस मुगल शासक को उपवनों या फिर उद्यानों में अत्यंत रुचि थी, इसलिए उसे उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाता था। इन दोनों का नाम आपको, उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। यह किसे कहा जाता था आपको बताना है। तो यह भी कहा जाता था बाबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रणाली को कौन शुरू किया, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। तो इसे शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, ये भी पूछ दिया जाता है। इसको भी कर लेते हैं हम क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। संगीतज्ञ तानसेन थे, यह भी अकबर के दरबारी थे। अकबर के मतलब दरबार में ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी, फारसी थी। फारसी थी। कई लोग इसमें क्या कर देते हैं, उर्दू कर देते हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको। देखो मुगल काल की राजभाषा पूछेगा तो हिंदी और अरबी इन दोनों में तो आप नहीं करोगे, लेकिन कन्फ्यूजन होगा उर्दू और फारसी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या करोगे आप, वहाँ फारसी करोगे, उर्दू बिल्कुल भी नहीं करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर, जिसने सती प्रथा की भर्त्सना की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या कर लेंगे हम, अकबर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे हम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। उत्तराखंड हो क्या हो, उत्तराखंड हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो या फिर हिंदी हो, तीनों के तीन आपको अपने प्रैक्टिस सेट के हिसाब से बढ़िया लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना है, इसको बिल्कुल मत भूलना। अगला सवाल देखो, कहाँ तक बना चुके हैं हम, सती प्रथा तक बना चुके हैं, जिसका राइट ऑप्शन आप
हम क्या कर चुके थे, अकबर कर चुके थे। अगला सवाल देखो, किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव डाली? एक और इंपॉर्टेंट सवाल, तो यह पानीपत के युद्ध ने डाली थी। पानीपत का पहला युद्ध क्या हो गया, मुगल साम्राज्य की नींव डालने के लिए जाना जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। अगला सवाल, ये पूछ लिया जाता है बार बार, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? बताओ किसके शासनकाल में उसने पराकाष्ठा जो प्राप्त की इसने, चित्रकारी ने? तो जहांगीर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन गाथा लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फसलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में लिखता था? वो ऐसा कौन सा शासक था? तो वह था बाबर। वह कौन था? बाबर। जो भी ये जगत ऋतु वगैरह हैं इनको क्या करता था, अपनी डायरी में वह नोट करता रहता था। उसका नाम आपको याद करना है, वह कौन करता था? बाबर करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट। एसएससी की तो बहुत सारी परीक्षाओं में इसे देख चुके हैं, और यूकेपीएससी की अगर आगामी परीक्षा होती हैं तो उसमें भी जीके में छपने वाला ये सवाल है। तो एक और चीज़ है प्रशासनिक सुधार। शेरशाह को किस लिए जाना जाता है? प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। आपको याद होना चाहिए, पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको बिल्कुल से क्या कर लो, आप नोट कर लो, प्रशासनिक सुधार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हुमायूं नामा किसने लिखा था? एक और इम्पोर्टेंट, ऊपर पढ़ा हमने जो अकबर था उसकी जो जीवन गाथा थी वह किसने लिखी, और अब पढ़ रहे हैं हम कि क्या कहते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा के बारे में बार बार हमसे पूछ लिया जाता है। हुमायूं नामा के बारे में क्या कहते हैं, बार बार पूछ लिया जाता है। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम इसे कर लेते हैं। तो गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा, ठीक है। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो सामान्य ज्ञान था इसके भी 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सबसे ऊपर। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में वही सवाल आपको देखने को मिले होंगे जो कि आपके पेपर की अगर नज़र से देखें तो हम इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा सवाल मैंने नहीं लाया जो आपको याद करें और पेपर में देखने को ना मिले, यानी कोई भी क्वेश्चन उसमें से नहीं मिले, ऐसा सवाल मैं नहीं लाता हूँ। मैं उन्हीं सवालों को यहाँ पर लाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके पेपरों में आपको फ़ायदा भी दिला सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, और आगामी वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक और काम कर देना, बस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना, ताकि वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, उत्तराखंड पुलिस के या फिर फॉरेस्ट गार्ड पटवारी की एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर देना, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।